नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी होने वाली है प्रैक्टिस सेट 14 की। इसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं विथ फुल डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था दोस्तों 1946 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में किया गया था दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन का नाम आप ध्यान में रखेंगे। और बात करें दोस्तों संविधान सभा की, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर दोस्तों दूसरी बैठक जो हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं आपको, उसको आप नोट्स करते चलेंगे ताकि आपके रिवीजन में सुविधा हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये है दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये दोस्तों आता है राज्य सूची के अंतर्गत। बात करें दोस्तों इस सूची की, तो भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूची का प्रावधान है। इसमें से पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला अन्य विषय है पुलिस, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, ये सब है। संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय जो है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विदेशी मामला, रेडियो टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सब जो है निगम कर आदि, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब जो है, या किसी को गोद लेना, सामाजिक नियोजन, ये सब ही आता है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को डैश, तो प्रस्तावना को जो है दोस्तों सवाल उठाया गया था, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है? केशवानंद भारती का मामला दोस्तों 1973 का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय जो है, इसने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया था और यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही एक भाग है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, केवल एक बार, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा कि यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बात करें इसके चुनाव के प्रावधान की, तो अनुच्छेद 54 और 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के बारे में ये ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और जितने भी भारत के सैन्य बल होते हैं उसका सर्वोच्च कमांडर भी जो है ये राष्ट्रपति ही होता है दोस्तों, ठीक है?
और 352 अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये हैं दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। लाल नंदा जो है दोस्तों, ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। ठीक है, पहली बार तो तब बने थे जबकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और 1964 में पहली बार बने थे। दूसरी बार कब बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में, तब बने थे। और एक बात और ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री कौन बने, तो राजीव गांधी को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी यही थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत किया गया था। 1 जुलाई 1862, इसको आप ध्यान में रखेंगे एकदम। इसका अधिकार क्षेत्र जो है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश की अगर बात करें कि वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? तो भारत का पहला नगर निगम था दोस्तों मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 को की गई थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो सबसे पहला विधि अधिकारी माना जाता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। और इसका प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसे भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का राज्य फूल कौन सा है? तो झारखंड का राज्य की फूल जो है दोस्तों पलाश है। ठीक है, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही का जो है राजकीय पुष्प पलाश है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। शुक्र के अलावा दोस्तों अरुण भी ऐसा ग्रह है जो कि ये दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह जितने भी बचते हैं 6 ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे सघन पदार्थ है दोस्तों ऑस्मियम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओस बनता है, तो ओस कैसे बनता है? तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। जब वायु का तापमान ओसांक के नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प जो है दोस्तों यह सघन हो जाता है तथा छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। इसे ही ओस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 49वीं समानांतर यानी पैरेलल रेखा जो है खाली स्थान के बीच सीमा रेखा है, तो ये है दोस्तों यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा।
49वीं समानांतर लाइन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समानांतर लाइन उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। रेडक्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और मैजिनॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है दोस्तों यह है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। दिल्ली के निकट इसको रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ये है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध दोस्तों पेरियार नदी पर बनाया गया है। और पेरियार नदी ध्यान में रखिएगा कि यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 244 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है। लाल बहादुर शास्त्री बांध, जिसको अलमाटी बांध भी कहते हैं, यह कृष्णा नदी पर है। राजा लखम गौड़ा बांध, जिसको हिडकल बांध भी कहा जाता है, यह है दोस्तों घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों चमड़ा तथा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से था? तो चमड़ा और कोको का संबंध दोस्तों हमारा भूरी क्रांति से था। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी भी कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गुलाबी शहर तो दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। बुनकरों का शहर जो है पानीपत कहलाता है। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु कहलाता है। महलों का शहर कोलकाता, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। ये लिस्ट जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप उसको रट लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था दोस्तों महावीर। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग का युद्ध में हुआ नरसंहार से विचलित होकर ही अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे व्याकरणाचार्य। पाणिनि जो थे दोस्तों यह प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रद्धेय विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि के द्वारा लिखा गया संस्कृत व्याकरण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों कराया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली में जो जंतर मंतर है दोस्तों इसका निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह इमारत जो है प्राचीन भारत का वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में अलग अलग प्रकार के उपग्रह ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। ठीक है,
सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र जो है वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। और इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में करवाया था। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का स्थापना जो है दोस्तों बहलोल लोदी ने किया था और उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोदी ने प्रचलित कराया था और 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा लेकर के गया था। तो ईस्वी याद रखिए ना रखिए दोस्तों, नाम जरूर याद रखिएगा कि गजे सिकंदरी को किसने चलाया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। आगरा शहर को भी सिकंदर लोदी ने ही बसाया था 1504 में। और दिल्ली से जो है आगरा राजधानी स्थानांतरित करने वाला भी यही था, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो इसमें से जो दोस्तों मुगल वंश के शासक थे, इसको सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था वो महमूद गजनवी था दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट कौन सा था जिसने कि आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो ये था दोस्तों औरंगजेब। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये है दोस्तों सिख धर्म का आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो है धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो सिख समुदाय का है। इस ग्रंथ को जो है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को सबसे पहले सिखों का जो 5वां गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही संकलित कराया था। तो नाम भी आप ध्यान में रखिएगा कि सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव और इन्होंने ही जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो ये किया था दोस्तों संवाद कौमुदी का। इस पत्रिका का प्रमुख विषय दोस्तों सती प्रथा का अंत करना था। राजा राम मोहन राय जो है ये 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सरोजनी नायडू भी दिख रही होगी, एनी बेसेंट भी दिखेगी एग्जाम में, लेकिन वो सब लगाने का जो है कोई मतलब है नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इसलिए दोस्तों ढंग से पढ़ना भी जरूरी होता है। अगर यहाँ पर हम पढ़ें जैसे तैसे पढ़ के निकल जाएंगे तो आंसर गलत लग जाएगा ना, जल्दबाजी में आपको लगेगा अरे 1000 बार रटे हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, या फिर मैंने आपको कुछ पिछले सेट में पढ़ाया है कि भारतीय महिला अगर पूछ ले आपसे तो आपको सरोजनी नायडू टिक करना है। तो यहाँ पर आपसे कितना ट्रिक खेला है, क्वेश्चन में बदमाशी वहां करेगा सेटर कि आपसे इस तरह से घुमाएगा कि आप जानते बूझते हुए भी गलती कर दोगे। तो इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों बस, ताकि आप गलती ना करें। भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए, एग्जाम वही तो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था और दूसरा देश कौन सा था? तो दूसरा देश उसमें से था ब्रिटेन दोस्तों, ठीक है। अफीम युद्ध जो है
ब्रिटेन और चीन के बीच 1839 से शुरू होकर 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनडीसी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है। योजनाओं का निर्माण में राज्य की भागीदारी होनी चाहिए, इसी विचार को स्वीकार करते हुए इसका गठन किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1806 ईस्वी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा और पुराना बैंक है दोस्तों। 1806 ईस्वी में मूलतः बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फिर जो 1955 में 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ, उस समय जो है राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वित्त मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कृषि विकास योजना के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना जो है दोस्तों यह संबंधित है एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। तो पहल जो होता है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है दोस्तों यह असम का लोक नृत्य है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की, तो इसका लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य, बारछो नृत्य। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं दोस्तों ओडिसी और घूमर। हरियाणा के लोक नृत्य हैं धमाल नृत्य, घूमर और सांग नृत्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? दोस्तों छरही नृत्य की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में होती है। ठीक है। छरही नृत्य की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई थी दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नो स्पिन जो आत्मकथा है दोस्तों ये शेन वॉर्न की आत्मकथा है। शेन वॉर्न जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपने जीवन की घटनाओं, चुनौती और उसमें से कुछ घृणित नियम और अपने आसपास के असत्य के बारे में लिखा है। ठीक है। शेन वॉर्न को खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में माना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। और जब भूख की बात हो गई है दोस्तों, तो अब जो है पेट भरने की भी बात हो जाए, तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिवस से संबंधित जो है 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है दोस्तों सिनेमा से संबंधित।
इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो देविका रानी थी। ठीक है दोस्तों। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जो है पिता कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो ये निकला है दोस्तों 2014 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायन नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो ये है दोस्तों IRNSS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है दोस्तों यह कहलाता है रिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, कौन सी है? तो ये है दोस्तों फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा के माध्यम से गणित का सूत्र का अध्ययन आसानी से और कम समय में हल किया जा सकता है। तो नाम से ही ज्ञात होता है फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो ये है दोस्तों संपर्क विधि। डायल अप नेटवर्किंग जो है एक संपर्क विधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों GIF का। .gif का उपयोग जो है, GIF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रोम का विस्तारित रूप होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है दोस्तों वेबर। चुंबकीय प्रवाह क्या होता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह अदिश राशि है दोस्तों। चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रक जो है वेबर और CGS मात्रक जो होता है इसका मैक्सवेल होता है, जबकि टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो ये है दोस्तों श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। तो अगर धारामापी या गैल्वेनोमीटर जो है यह एक प्रकार का अमीटर होता है दोस्तों, और यह किसी परिपथ में सूक्ष्म धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर अगर सही मान वाला कम प्रतिरोध का यानी शंट लगा दें तो इसको अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है, और इसके श्रेणी क्रम में अगर हाई रेसिस्टेंस लगा दिया जाए यानी उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाए तो इसको जो है वोल्ट मापी के भांति प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है दोस्तों न्यूटन गति के नियम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। बात करें दोस्तों प्रेशर कुकर में जो है वाष्प तो बाहर निकलता नहीं है, तो कुकर में रखे पानी और खाद्य पदार्थ पर जो है ये वाष्प जो है दबाव डालता है। इससे पानी का क्वथनांक काफी बढ़ जाता है और यह जो है 100 डिग्री से अधिक ताप पर उबलता है और वाष्प बनने से पहले अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। इसलिए खाद्य पदार्थ जो है उस ताप पर भी अनुपात में बढ़ जाता है और जल्दी से पक जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों
प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो ये जो है दोस्तों, उसकी उच्च वेधन क्षमता होती है, यह बात असत्य है। अल्फा कण के बारे में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अल्फा कण जो है मुख्यतः हीलियम नाभिक होता है, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। रेडियोधर्मिता में ये कण मुख्यतः परमाणु नाभिक के विघटन से उत्सर्जित होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है दोस्तों, ये बोरॉन की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो ये गैस है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक रासायनिक यौगिक है और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों SO2 होता है। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैला गैस है जो कि कई तरह के औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा छोड़ा जाता है। इसे वातावरण में अपनी गंध के द्वारा पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो गन मेटल जो है दोस्तों, ये कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। जिस मेनली इसका उपयोग जो है दोस्तों तोप बनाने के लिए, गियर और बॉल बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो ये सारा कार्य जो है दोस्तों, ये गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं दोस्तों, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी जो कि इटली का वैज्ञानिक था, इसने की थी। इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एक बात और दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा गोल्जी काय। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र में दोस्तों ये DNA तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो स्पंज जो होता है दोस्तों, इसमें छेद होता है बहुत सारा, तो ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। पोर का अर्थ होता है दोस्तों छिद्र, तो पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र धारक। इस संघ में आने वाला जितना भी जंतु होता है दोस्तों, साधारणतः इसको स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों दिया गया है, धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, ये दोस्तों गलत कथन है। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया जो है दोस्तों, ये आंख का भाग होता है और कॉर्निया जो है मानव नेत्र का वह अपारदर्शी भाग है दोस्तों, जिससे होकर प्रकाश सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है और रेटिना पर पड़ता है। नेत्रदान के समय दोस्तों मानव नेत्र में कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये पोबी तोरा जो है दोस्तों, ये असम में है। पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में जो है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह अभ्यारण्य 90 से ज्यादा गैंडों का आवास स्थल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाकी अगर बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यह भी असम में है। जल्दापारा अभ्यारण्य, इसकी भी जो है एक लिस्ट बनाकर दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कौन सा अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, या फिर मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा आपको। आपको बस याद कर लेना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको टेलीग्राम पर, आप निश्चिंत रहें, आप बस याद कर लेना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ दोस्तों भारत में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शख्सियत या संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गीता प्रेस को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? तो ये रहा दोस्तों सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ? तो ये जो है दोस्तों संपन्न हुआ दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत आईएनएस कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? तो ये दिया है दोस्तों वियतनाम को। आगे जो है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं अभी, इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको। चलिए आगे हल करते हैं। हमारा अंग्रेजी का पहला प्रश्न है दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह में जो है उपयुक्त शब्द को भरना है। वाक्य में कहा जा रहा है दोस्तों कि द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, कि मतलब कि बारिश, बहुत ज्यादा बारिश के कारण क्या प्रभावित हुआ है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है दूरी। सीन का मतलब होता है नजारा या दृश्य। आउटलुक का अर्थ होता है दोस्तों दृष्टिकोण, और विजिबिलिटी का अर्थ होता है दृश्यता। तो इसमें दोस्तों विजिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि दृश्यता ही प्रभावित हुआ है जिसके कारण कि ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा दोस्तों, द हैवी रेन अफेक्टेड विजिबिलिटी सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें दोस्तों वाक्य को अलग अलग भाग में तोड़ दिया गया है और हमें बताना है कि किस भाग में जो है गलती है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, ही हैड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। तो इसमें गलती कहाँ है दोस्तों? तो गलती है प्रिपेयर वेल में। प्रिपेयर वेल के स्थान पर दोस्तों प्रिपेयर्ड वेल का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड के बाद जो है वर्ब थर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पर जो है प्रिपेयर वेल के स्थान पर प्रिपेयर जो है प्रिपेयर्ड वेल होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा दोस्तों, ही हैड प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न में दोस्तों सेनोनिम्स बताना है वियरी का। तो समानार्थी शब्द बताना है। तो इसमें वेरी का अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ, और इसका जो सेनोनिम्स होगा ये होगा टायर्ड। टायर्ड का अर्थ भी दोस्तों होता है थका हुआ। बाकी के विकल्प की बात करें तो अपसेट का अर्थ होता है दोस्तों परेशान होना, हैप्पी का अर्थ होता है खुश या प्रसन्न होना, और फ्रेश का अर्थ होता है ताजा या साफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों इसमें अनेक शब्दों के बदले हमें एक शब्द बताना है। मूव फास्टर के लिए क्या होगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द? तो इसके लिए होगा दोस्तों एक्सेलरेट। तो मूव फास्टर के लिए जो है विकल्प एक्सेलरेट जो है दोस्तों यही उपयुक्त है। एक्सेलरेट का अर्थ होता है दोस्तों गति बढ़ाना। बाकी की ऑप्शंस की अगर बात करें तो एक्सहेलरेट का अर्थ होता है दोस्तों खुश करना, एब्डिकेट का अर्थ होता है त्यागना या पद को त्यागना,
एवेंजेट का अर्थ होता है दोस्तों अस्वीकार करना। अगले प्रश्न में दोस्तों दिए गए इडियम का जो है हमें अर्थ बताना है। फ्लिया मार्केट दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा फ्लिया मार्केट का? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ए प्लेस वेयर एंटिक एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड। तो यानी पुरानी वस्तुओं को, एंटिक वस्तुओं को जहां बेचा जाता है उसी को कहा जाता है फ्लिया मार्केट, यानी कि कबाड़ी बाजार। ठीक है दोस्तों। अगले वाक्य में दोस्तों हमें बताना है जो कि गलत वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से गलत वर्तनी वाला जो शब्द है दोस्तों ये है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का जो सही वर्ड होगा दोस्तों ये होता है OBSERVATORY। तो ये होता है दोस्तों ऑब्जर्वेटरी, इसका अर्थ होता है वेधशाला। प्रश्न में दोस्तों हमें जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट शब्द को भरना है, इसमें उपयुक्त तो शब्द को। तो दिया गया वाक्य हमारा कस्टमर्स डैश मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। तो इसका जो होगा दोस्तों क्लेम हो जाएगा कस्टमर्स क्लेम मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट्स, ये सही वाक्य होगा। क्लेम का अर्थ होता है दोस्तों दावा। तो कस्टमर जो है ग्राहक ने दावा कर लिया, माने विकृत वस्तु के बदले पैसे का। बाकी के ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो आस्क का अर्थ होता है पूछना, ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान या उपहार, अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना। अगले वाक्य में दोस्तों हमें जो है अंडरलाइन सेगमेंट को सही करना है। तो अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया वाक्य है शी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग। इसमें जो है दोस्तों नोट टू टच का उपयोग होगा, डोंट टच के स्थान पर नोट टू टच का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट नरेशन के इम्परेटिव सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें नोट का प्रयोग जो है टू कंजक्शन के पहले होता है। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा दोस्तों हमारा शी टोल्ड हिम नॉट टू टच हर बैग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें बताना है हमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। तो इसका जो ए पार्टनर इन क्राइम का जो होगा ये हो जाएगा दोस्तों एकॉम्प्लाइज हो जाएगा दोस्तों। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें तो एकॉम्प्लाइज का अर्थ होता है सह अपराधी, फॉलोवर का अर्थ होता है दोस्तों अनुगामी या अनुयायी, ओपोनेंट का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, और कंपेनियन का अर्थ होता है दोस्तों साथी या मित्र। ओपोनेंट का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी या विरोधी। अगला प्रश्न है दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टेबल। स्टेबल के लिए जो है हमें एंटोनिम्स बताना है, यानी उल्टा शब्द बताना है दोस्तों। स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा दोस्तों सेकी। सेकी का अर्थ होता है अस्थिर। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फिक्स्ड का अर्थ होता है निश्चित, स्टडी का अर्थ होता है नियमित या दृढ़, और सिक्योर का अर्थ होता है सुरक्षित। अब आ गया हिंदी का प्रश्न दोस्तों, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तो आविर्भूत जो है दोस्तों इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभूत। अगला प्रश्न है देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो है देवी जोड़ आगम हो जाएगा सही संधि विच्छेद। इसमें बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रत्यय रहित शब्द जो है इसमें से ये है अनुवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? अन्य मनस्क शब्द का आशय हो जाएगा दोस्तों जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए कुल और कुल। तो इसमें जो है
कुल जो दिया गया है दोस्तों, इस कुल का अर्थ होता है खानदान, और कुल का अर्थ जो है, ये इस कुल का अर्थ होता है किनारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अभय और उभय शब्द का जो सही अर्थ युग्म होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, अभय का अर्थ होगा निर्भय और उभय का अर्थ होगा दोनों। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो लक्ष्य का जो अनेकार्थक शब्द होगा दोस्तों, ये हो जाएगा निशाना और उद्देश्य। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चमड़ी जाए दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों, बहुत कंजूस होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटल का अर्थ क्या है? तो पाटल का अर्थ होता है दोस्तों गुलाब। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे मन से पढ़ाई करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।